नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश की सबसे बड़ी समस्या और बेरोजगारी को लेकर है, क्योंकि इसी मुद्दे पर बिहार में चुनावी राजनीति की मोर्चेबंदी हो रही है। चाहे कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा हो, रैलियां घेराव कर रहे हैं, या फिर चाहे जनसुराज पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर बदलाव की बात कर रहे हैं। बिहार के विपक्षी दलों की ओर से चुनावी राजनीति में नौकरी, नौजवान और रोजगार के मुद्दे वाले चुनावी रंग अब भरे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले से ही इन मुद्दों पर मुखर रहे हैं, बट अब कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार से लेकर जनसुराज के प्रशांत किशोर भी नौजवानों के भरोसे बदलाव की उम्मीद बांधे हुए हैं। यह राजनीति के लिए एक अच्छे संकेत माने जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में के सियासत में केंद्र में नौजवान अब आ रहे हैं, नौजवान नेतृत्व आ रहा है, नौकरी, रोजगार, कारोबार की बात आ रही है। क्योंकि बिहार में 3 करोड़ 68 लाख से ज्यादा नौजवान वोटर एक बड़ा फैक्टर बन सकता है, और उनके लिए नौकरी भर्ती, पेपर लीक, रोजगार जैसे मुद्दे बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं। लेकिन जहां चुनावी राजनीति का आधार धर्म, जाति, संप्रदाय रहा हो, वहां क्या नौजवानों के मुद्दे पर वोट की राजनीति बदल पाएगी? जहां 35 साल से लालू नीतीश की हुकूमत के बावजूद बिहार में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी रहती है, जहां करीब 3 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं, वहां क्या नौकरी और रोजगार चुनाव का मुद्दा बन सकता है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया है और बाकी दल उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार के चुनाव में नौकरी चुनावी मुद्दा हो सकता है या नहीं? क्या रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी के मुकाबले कन्हैया कुमार की पिचिंग करके कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश तो नहीं कर रही है? और जनसुराज के प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में कोई फैक्टर बन पाएंगे? क्योंकि इस वक्त गांधी मैदान में उनकी रैली भी चल रही है। हम उस रैली पर भी जाएंगे और आपको वहां पर भी दिखाएंगे कि आखिरकार वो बिहार बदलाव की बात किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार की सियासत में अपनी कुर्सी फिक्स करने की जद्दोजहद है। कंधा नौजवानों का, मुद्दा नौकरी का, सियासत चुनावी जीत की। चाहे कांग्रेस के राहुल और कन्हैया की पदयात्रा हो, तेजस्वी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा हो, या प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा, हर दल की नजर बिहार के नौजवानों पर। यही वजह है कि बिहार में कांग्रेस ने अपने पुनर्जीवन का रास्ता रोजगार के मुद्दे को उठाकर तलाशना शुरू किया। जो पेपर लीक है उससे प्रभावित जो लोग हैं उनका मुद्दा है, कहीं पेंडिंग भर्ती के चलते जिनको सब कुछ होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली उनका मुद्दा है। इन सब सवालों को लेते हुए आज हम पटना पहुंचे हैं। कोशिश करेंगे कि सरकार हमारी बात सुने। और हम सब लोग चाहते हैं कि यहाँ की सरकार अपनी नींद तोड़े और पलायन को रोके, रोजगार लोगों को दे। इस मुद्दे को लेकर हम चले हैं। कांग्रेस जिस चुनावी मुद्दे और मोर्चे पर कन्हैया कुमार को बिहार में खड़ा और बड़ा करने की कोशिश कर रही है, वो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की सियासत के लिए मुफीद नहीं लगता, क्योंकि तेजस्वी का दावा है कि मुद्दे उन्होंने उठाए अब सब फॉलो कर रहे हैं। बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पूरे देश में सबसे पहले तो हम ही लोगों ने किया था। जो असल मुद्दे हैं देश के, बिहार के जो असल मुद्दे हैं, लगातार हर बार हम लोग कहते रहे। तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से है। बेरोजगार नौजवानों का साथ हमने शुरू से दिया है। खुशी होती है कि और दल भी इस पर जो है सड़कों पे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आना चाहिए। वजह यह है कि आज भी बिहार में रोजगार ही सबसे बड़ा प्रभावी मुद्दा है। सी वोटर के ताज़ा सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि बिहार के लोगों की नजर में आज भी 45% लोग बेरोजगारी को ही सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। 11% लोगों ने महंगाई, 10% लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, 4% ने किसानों के मुद्दे और 4% ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा माना। यही वजह है कि राहुल गांधी भी चुनावी साल में बिहार की यात्रा पर पहुंचते हैं तो रोजगार को सबसे बड़े मुद्दे के रूप में सामने रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों की मानी जाए तो इस साल मार्च तक बिहार की बेरोजगारी दर 13.5% के आसपास रही है, जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर की औसत 7.8% से लगभग दोगुनी है। हालांकि बिहार सरकार अपने आर्थिक सर्वेक्षण में से 3% ही मानती है।
लेकिन रोजगार के चुनावी असर की उम्मीद में ही कांग्रेस ने बिहार में रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया और उसमें पलायन का मुद्दा भी साथ जोड़ दिया। कन्हैया कुमार ने पदयात्रा का जो रूट चुना उसमें बीजेपी की पकड़ वाले इलाके रहे, जैसे पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर जैसे विधानसभा इलाकों से होते हुए कन्हैया की पदयात्रा गुजरी। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी और मुसल्लापुर हाट जैसे इलाकों में नौजवानों से संपर्क किया, क्योंकि इन इलाकों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले काफी नौजवान रहते हैं। इनके लिए सरकारी नौकरी, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों के साथ कन्हैया कुमार बिहार की बदहाली के आंकड़े गिनाते हैं और नतीजे में हो रहे पलायन का सवाल उठाते हैं। सरकार ने सर्वे कराया, कास्ट सर्वे कराया, उस कास्ट सर्वे में कह रहे हैं कि 60% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है बिहार में। क्या हालत कर दिया है, दलित की हालत खराब, पिछड़ों की हालत खराब, अति पिछड़ों की हालत खराब, गरीबों की हालत खराब, किसानों की हालत खराब, मजदूरों की हालत खराब, स्कूल का हालत खराब, अस्पताल का हालत खराब। तो पलायन नहीं करेगा लोग तो क्या करेगा? इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बिहार में चल रहे हैं। हालांकि बिहार से पलायन का सवाल प्रशांत किशोर भी जोर शोर से उठाते रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या रोजगार और पलायन जैसे विषय पर विपक्षी दलों की रणनीति कारगर साबित हो सकती है? बिहार के एक और युवा नेता चिराग पासवान कन्हैया कुमार की कोशिश को लेकर क्या कहते हैं, सुनिए। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभर पाएंगे। जिस तरीके से देश के टुकड़े करने की सोच के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है, कोई भारतीय कतई इस सोच को अपना नहीं सकता। जिस तरीके से उन्होंने भारत के टुकड़े करने की सोच के नारे लगाने का कार्य किया, मुझे नहीं लगता कोई भी भारतीय और बिहारी तो खास तौर पर कतई उनकी इस भावना के साथ अपने आप को जोड़ के नहीं देख सकता। एनडीए को उम्मीद है कि नीतीश कुमार के सुशासन, नरेंद्र मोदी सरकार की विकास योजनाओं का असर बिहार के वोटर्स पर ज्यादा होगा। रही सही कसर धर्म, जाति, क्षेत्र आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाकर पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में रोजगार और पलायन को कांग्रेस कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बना पाती है, ये देखना है। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो पहली बार यह चर्चा होने जा रही है, क्योंकि अब तक बिहार की राजनीति पर जब भी चर्चा होती थी तब चर्चा यह होती थी कि कौन सा तबका किस राजनीतिक दल के साथ खड़ा है। नीतीश कुमार ऐसे पिक्यूलियर सिचुएशन में आकर क्यों बैठे, क्योंकि उनके अलावा ना आरजेडी सरकार बना सकती है ना बीजेपी, क्योंकि उनके साथ एक विशिष्ट जाति का तबका उनके साथ में खड़ा है और 15 से 16% वोट शेयर लेकर नीतीश कुमार अपनी राजनीति पिछले 20 साल से यहां पर चमका रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पहली बार यह हो रहा है कि शायद बिहार में भी लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और जो युवा है उनको रोजगार की बात भी यहां पर की जा रही है। तो आखिरकार सचमुच में यह मुद्दा बन सकता है क्या? क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक मुद्दा बन गए थे, क्या उस तरीके से प्रशांत किशोर भी उभर सकते हैं क्या? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, चित्तरंजन गगन आरजेडी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, अंशुल अभिजीत कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। आज कन्हैया कुमार ने जो पलायन रोको यात्रा शुरू की थी उसका अंतिम दिन था और धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से भी अपनी भूमिका रखेंगे। बिहार की राजनीति इन पार्टियों के इर्द गिर्द ही इतने साल से घूमती रही है। 35 साल से लालू या नीतीश इनके आसपास ही राजनीति घूमती हुई यहां पर नजर आ रही है। पहली बार एक नए मुद्दे यहां पर डॉक्टर अजय आलोक उभरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप ये एक बदलाव मान सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति की जब भी चर्चा हुई है, फिर वो बिहार से जुड़े लोगों ने चर्चा की हो या बिहार के बाहर के लोगों ने चर्चा की हो, जाति जनगणना, जातिगत मुद्दे, कौन किसकी कौन सी जाति किस पार्टी के साथ, इसके अलावा कभी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि क्या अब इस पर बातचीत करना शुरू हो चुका है। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में पिछले 5 वर्षों में जो बेरोजगारी लोग चिल्ला रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि बिहार में पिछले 5 वर्षों में 10 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं, 20 लाख से अधिक रोजगार के मामले क्रिएट किए जा चुके हैं। और इसका सबसे सबूत है कि बिहार की इकॉनमी और जीएसडीपी पिछले 11 वर्षों से लगातार नॉनस्टॉप 14.8% जो देश में सर्वश्रेष्ठ है उस पर जा रहा है। आज की तारीख में मैं आपको एक बार बताता हूँ साहिल जी, एक बार सुनिए, मैं भी बिहार का हूँ। ये आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, नए इरप्शन, एक प्रशांत किशोर को मान लीजिए, क्योंकि चुनाव में हमेशा मशरूम इरप्ट करते रहते हैं, फफूंदी जिसको हम लोग कहते हैं। ये सब जितने नए इरप्शंस हैं ये सब कुछ और नहीं है,
ये सब पुरानी शराब में नई बोतल डाल के अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आज की तारीख में मुझे ये बताइए कि भाई कांग्रेस पार्टी और आरजेडी अगर शासन मिला लिया जाए, 2005 तक तो इन्हीं का शासन था, आज़ादी के लेके आज तक कितने साल हो गए, 59 साल 60 साल शासन करने के बाद आज किस मुंह से ये लोग आ रहे हैं कि बिहार की बदहाली को हम ठीक कर देंगे? कहां से कर देंगे ठीक? कौन करेगा? कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी, ये लोग सबसे बड़े राजनीतिक बेरोजगार खुद हैं। तेजस्वी यादव 9वीं फेल, कन्हैया कुमार बिहार से पलायन करके ऑलरेडी दिल्ली जाके चुनाव लड़ चुके। ये राजनीतिक बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार में चुनाव है तो आके अपना ढोल पीट रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भाई, जब आप सत्ता में थे तो आपने किया क्यों नहीं? और हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं, एनडीए अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही है कि हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि 3 नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेगी तो 3 नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे में रोजगार और क्रिएट होगा, जॉब्स और क्रिएट होगी, इकोनॉमी और स्ट्रेंथन होगी। जब हम कहते हैं कि ऑलरेडी बिहार में ग्रामीण सड़कें इतनी बन चुकी है, जब हम कहते हैं कि बिहार का एक घर भी ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है, घर घर नल के जल की व्यवस्था ऑलमोस्ट बिहार में 70% कंप्लीट हो चुका है, जब हम कहते हैं कि पंचायती राज सुदृढ़ीकरण बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ है तो हम उसकी प्रामाणिकता के साथ कहते हैं, जब हम कहते हैं कि बिहार की कई योजनाओं को केंद्र ने टेकअप किया है और नेशनल लेवल पर उसको चलाया जा रहा है तो हम ये प्रामाणिकता के साथ कहते हैं। तो बिहार की जनता तो एक तो मैं पहले बता दूं कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर है और वो जानती है कि कौन आदमी क्या है और किस आदमी में परफॉर्मेंस और किस पार्टी में डिलीवरी की क्षमता है। नरेंद्र मोदी की क्षमता से सब कोई अवगत है और इसीलिए लोकसभा चुनाव उसका हालिया रिजल्ट है कि लोकसभा चुनाव में 40 में 30 हम जीते, कुछ कमियां रह गई, नहीं तो 40 की 40 जीतते और उन कमियों पे हम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं। तो बिहार में एक्चुअली सीन नो एंट्री का है। बिहार में 2025 225 जो एनडीए का नारा है वो पूर्णतः बिल्कुल धरातल पे उतरेगा और बीजेपी अपने सबसे चारों सहयोगियों के साथ हम 5 का पंच बनाते हैं। हम 5 पांडव हैं, बहुत आराम से इस कुरुक्षेत्र को हम जीतेंगे। कौरवों का यहाँ नहीं चलने वाली है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, आपने कुछ बेरोजगारी के आंकड़े बताए, आपने कहा कि किस तरीके से जीडीपी की ग्रोथ भी यहां पर हुई है। हमारे साथ बाकी मेहमान भी यहां पर जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े हम भी लोगों के सामने रख देते हैं। एक सी वोटर का एक सर्वे थोड़ी देर दिनों पहले यहां पर हुआ था और यहां पर हमने पूछा था कि बिहार में कौन से मुद्दे उठकर सामने आएंगे। आज की स्थिति में हम यहां पर देख रहे हैं, जब हमने उनको पूछा कि बिहार की राजनीति में, बिहार में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, जरा हम स्क्रीन पर आपको वो आंकड़े भी दिखाना चाहते हैं कि जब उनको पूछा गया कि सबसे बड़े मुद्दे बिहार की राजनीति में क्या है, तो आज की स्थिति में लोग ये कह रहे हैं, बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी सबसे ज्यादा करीब 45% के आसपास लोगों का यह मानना है कि बेरोजगारी आज की स्थिति में भी सबसे बड़ी समस्या सी वोटर के सर्वे में भी उभर कर सामने आई है। बाकी सारी समस्याएं बहुत पिछड़ चुकी है। सबसे ज्यादा आज की स्थिति में हम देखें तो 45% लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यह सबसे बड़ी समस्या है बिहार में। किसी की भी सरकार हो, 35 साल से लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार, इनका ही कोई राज रहा है, भले मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन उसके बावजूद 45% लोग आज की स्थिति में कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा सवाल उनको यह पूछा गया कि क्या आप सरकार से खुश हैं, नाखुश हैं? 50% लोगों ने, आगे के आंकड़े देखिए, 50% लोग आज की तारीख में कहते हैं कि हां, हम सरकार से नाखुश है, ये सरकार हम कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं। 50.4% लोग आज की स्थिति में कह रहे हैं। 22% कहते हैं कि सरकार ठीक है, 24% कहते हैं कि हाँ, हम नाखुश है लेकिन फिर भी सरकार नहीं बदल सकते, लेकिन 50% लोग आज की स्थिति में भी ये कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में पूछा गया तो जिनका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, प्रशांत किशोर ये ऑलमोस्ट नीतीश कुमार के पास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नंबर 40% तेजस्वी यादव को नंबर दिए जा रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार कुछ 18% तक आते हैं और 14% के आसपास यहां पर प्रशांत किशोर यहां पर नजर आ रहे हैं, जो बिहार बदलाव का नारा देकर इस पूरी राजनीति में हमको यहां पर नजर आ रहे हैं। चित्तरंजन गगन, इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो अभी भी लोगों का भरोसा इंडिया अलायंस पर नजर नहीं आ रहा है। यह क्या कारण है? इतने बड़ी संख्या में लोग कहते हैं, 45% लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन वो सुलझाने में आप पर भी भरोसा नहीं डाल रहे हैं लोग। चित्तरंजन जी। नहीं, आपने जो अभी दिखाया है सर्वे का रिपोर्ट, उसमें तो स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी के
निकट क्या माने तेजस्वी से काफी पीछे हैं, नीतीश जी हो या और भी जो कोई भी हो, तो काफी पीछे हैं। तो इसलिए अब इससे बड़ा आप ही का सर्वे है, कोई हम तो नहीं दावा कर रहे हैं। तो बिहार की जनता मन बना चुकी है, पिछले बार ही मन बना चुकी थी, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही थी। लेकिन अब हम उन कारणों में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मात्र 12,000 वोट से हम पिछड़ गए और सरकार बनाने में हम नाकामयाब हुए। और उस समय भी तेजस्वी जी, जबकि सब लोग उस समय जो भी मीडिया था या अन्य लोग भी जो इसका विश्लेषण करने वाले थे, सब लोग कहते थे कि भाई जो है सो यह जो है जिस मुद्दा को लेकर ही चल रहे हैं वह मुद्दा यहाँ पर कामयाब हो पाएगा क्या। लेकिन तेजस्वी जी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और उसी मुद्दे पर लाख बहुत प्रयास हुआ। 45 हेलीकॉप्टर उनके खिलाफ में उड़ रहे थे, एक हेलीकॉप्टर पर तेजस्वी जी, और 45 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, और जो कि 2005 के पहले की का इतिहास उलट रहे थे और पता नहीं क्या क्या भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे लालू जी को, तेजस्वी जी को, उनके परिवार को। लेकिन एक अकेला जो है सो तेजस्वी यादव जो है पूरे बिहार में एक पर एक महारथी, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरा भारत सरकार यहाँ पर बिहार में कैंप किए हुए था, और एक अकेला तेजस्वी जी पूरे बिहार में जो है सो दौरा किए और जो है सो महागठबंधन जो है सो 110 सीटों पर। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके पास मॉडल क्या है? नहीं, आपने 15 साल शासन किया, 20 साल नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं, बीच में 2-2.5 साल आपको भी मिले नीतीश कुमार के साथ में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो वही। आपका मॉडल क्या है? आप कहते तो है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन कहां से लाएंगे वो भी तो बता दीजिएगा। नहीं साहिल जी, मैं बता रहा हूं। अब आंकड़े पर अजय जी बात नहीं करेंगे, इन लोगों का अपना एक आंकड़ा रहता है। अब जीडीपी लेकर चले आए और जो है सो नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है उसको नहीं देखेंगे, जो है सो एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या कहता है उस पर नहीं कहेंगे। तो 2005 के पहले जो स्थिति थी उसके बारे में एक गलत भ्रम फैलाया गया, परसेप्शन बनाया गया, प्रोपेगेंडा करके, परपंच करके। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि उस समय क्या बेरोजगारी की स्थिति थी और क्या आज स्थिति है। लेकिन तेजस्वी जी ने जब 2020 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि मेरी जब सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, और उस समय उनका माहौल उड़ाया गया। यही आदरणीय नीतीश जी कहते थे कहां से लाएगा, बाप के यहाँ से। उस समय आदरणीय लालू जी हमारे होटवार में थे, होटवार जेल में थे, कहां से लाएगा, बाप के यहाँ से, होटवार से कह रहे थे। आज अब देखिए अजय जी कह रहे हैं कि इतने लोगों को नौकरी दिया हमारी सरकार ने। अरे नौकरी तो 17 महीने में मिला, 17 साल में तो नौकरी मिला नहीं। 17 साल तो केवल यह सरकार संविदा पर चली, केवल संविदा पर। हर जहां भी रिक्तियां होती थी वह रिक्त और स्वाभाविक रूप से स्वतः मृत हो जाया करती थी, और उसके जब पर संविदा पर काम चला, तो यह सरकार संविदा पर चलती रही, संविदा पर। तो लेकिन 17 महीने जब आदरणीय तेजस्वी जी को मौका मिला और उन्होंने करके दिखा दिया कि 17 महीने में जिस ढंग से लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली और लगभग 5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके, और उसके प्रक्रियाधीन हो गई थी, लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी, और उसके बाद जो है सो सरकार बदल गई, नीतीश जी पाला बदल लिए। उस समय उसके पहले देखिए 17 महीने में 2 टीआरई हुआ, 1 और 2, लेकिन टीआरई 3 जो हुआ साल भर से ऊपर हो गए, अभी तक टीचर की ज्वाइनिंग नहीं हुई। 17 महीने में 2 परीक्षाएं हुई, विज्ञापन निकला, परीक्षाएं हुई, रिजल्ट निकला। चित्तरंजन जी, जिन नौकरियों की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे और जिन नौकरियों की बात अब डॉक्टर अजय आलोक भी यहां पर कर रहे हैं, 23 लाख सरकारी नौकरियां इस वक्त बिहार में है, 23 लाख सरकारी नौकर हैं। उसमें आप सोच लीजिएगा 10 लाख की आप वचन देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कम से कम आधी नौकरियां आपको यहां पर तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं हो रही है यहां पर। राजीव रंजन जी, नौकरियों की बात हो रही है, वो उन नौकरियों की बात हो रही है जो एक प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी की बात हो सकती है। चित्तरंजन जी, जरा बिहार का हाल भी आपको दिखा देते हैं, जरा वो भी आंकड़े सबको दिखा दे बिहार में आज की स्थिति में। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको पहले नंबर दिखा देता हूं, उसके बाद आपका जवाब दूंगा। राजीव रंजन जी, सबसे पहले बिहार में 2013 से 2023 तक अगर हम देखें तो 349 कारखाने बंद हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा गरीब 33.76% आज की स्थिति में बिहार में है। बिहार में 42% SC/ST आबादी गरीब तबके में मानी जाती है। 34.13% की आमदनी
6,000 रुपए महीना, मात्र 6,000 रुपए महीना है परिवार की आबादी, परिवार की आमदनी। 29.61% की आमदनी 10,000 रुपए महीना है, वो भी काफी नहीं है और नेशनल एवरेज से भी कम है। प्रति व्यक्ति आय 66,826 रुपया, देश में 2,88 लाख रुपया यह प्रति व्यक्ति आय मानी जाती है। 5 साल में कुल FDI का सिर्फ 0.8% बिहार में आ चुका है। और उसके आगे के आंकड़े CMI कहता है कि 13% के आसपास बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और अगर सरकार की बात माने तो पीरियोडिक लेबर सर्वे में बिहार आज की स्थिति में सबसे नीचे के पायदान पर यहां पर नजर आता है। राजीव रंजन जी, ये हाल है और इसी के लिए सी वोटर के सर्वे में लोग कहते हैं, 45% लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो साहिल जी, बिहार को लेकर के पता नहीं वजह क्या है। जिस राज्य ने आज 10 लाख नौकरियां दी हो, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 12 लाख नौकरियां इस विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने तक दिए जा चुके होंगे। 28 लाख रोजगार अभी दिए जा चुके हैं और 10 लाख रोजगार दिए जाने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है, जो इस विधानसभा का कार्यकाल पूरा होते होते पूरा हो जाएगा। और ये 38 और 12 लाख को मिलाएंगे तो ये 50 लाख है। 50 लाख लोगों के लिए जो ये ऐसे आंकड़े हैं, इस पे ज़्यादातर प्रामाणिक आंकड़े हैं। और इसके बाद जो जातीय सर्वे के जो निष्कर्ष है, उसके आधार पर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 92 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता छोटे छोटे उद्यम को शुरू करने के लिए दी जा रही है। अकेले एक दिन में गांधी मैदान में 51,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। और देखिए, किसी राज्य को कमतर आंकना ये एक प्रवृत्ति हो गई है, लेकिन आज ये सवाल इसलिए ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है कि आज बिहार में नौकरी देने की मांग को लेकर के, पलायन को लेकर के कांग्रेस की पदयात्रा हो रही है। और सचिन पायलट से लेकर के तमाम लोग पटना में बिहार की धरती पर दिख रहे हैं। जरा इनसे हम भी तो पूछ लें कि आपकी सरकारें हिमाचल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, जरा उन राज्यों का व्हाइट पेपर भी तो जारी कर दीजिए। जरा जारी कीजिए कि आपकी सरकारें बनने के बाद आपने कितनी नौकरियां दी हैं। वहां बेरोजगारी नहीं है, वहां पलायन नहीं हुआ है, वहां के लोगों की मुश्किलें नहीं हैं। और ये कौन लोग हैं? ये राजद और कांग्रेस के लोग बात करेंगे। राजद के लोगों को कोई नैतिक अधिकार है? बंदूकें गरजती थी इस स्टेट में, लोग नरसंहारों का दौर बिहार ने देखा है। और लोग केवल अवसर की तलाश में बिहार से नहीं जा रहे थे, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ये इनके दल की कारस्तानियां और जो उस दौर में बिहार ने जो यंत्रणा भोगी है, वहां से हम निकल कर के आए हैं। और ये कौन लोग बोल रहे हैं? ये कांग्रेस के लोग बोलेंगे। मैंने तो अभी उनकी 3 राज्य सरकारों के लिए व्हाइट पेपर मांगा। और मैं देश में 6 दशक में कांग्रेस की हुकूमत रही है, जरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर, जहां पर जब चुनाव होगा तब वहां पर जो सरकार चला रहा है ना, उससे पूछा जाएगा। कर्नाटक में पूछा जाएगा कांग्रेस से कि आपने महिलाओं के लिए पैसे देने का वादा किया, उसके बाद आपकी स्थिति क्या हो गई। तेलंगाना में पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश में भी पूछा जाएगा। लेकिन आज बिहार की बात हो रही है तो बिहार में पूछना लाजमी है। अगर 20 साल से आपके मुख्यमंत्री है तो आपको तो पूछना बनता है ना सर। आपका काम पूछना है। नहीं, मैं भी तो पूछ रहा हूं ना। ये जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे मुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं है क्या साहिल जी? यह अधिकार किसने छीन लिया हम लोग? बिल्कुल है। ये तो आप भी नहीं छीन सकते। ये सवाल, जो सवाल पूछते हैं, उनसे हम ये जरूर पूछेंगे कि किस सर्वे को आधार आप बना रहे हैं। आप ही के चैनल पर, इंडिया टुडे और आज तक के चैनल पर, एक्सिस ने 400 सीटें एनडीए को देने की बात की थी। आगे 240 सीटें। महाराष्ट्र से लेकर के तमाम जो पूर्वानुमान थे, उनका तो आधार भी था कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के नतीजों की तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये क्या है सर्वे? मूड ऑफ द नेशन, ये सर्वे, ये सब फर्जी जाली आंकड़े। और बिहार में कोई कहे कि नीतीश कुमार जी को 18% लोग
पसंद कर सर्वे रहे हो हटा देते तेजस्वी यादव को हैं, 40%। लेकिन सरकार का पीरियोडिक सुनिए, लेबर फोर्स का मैं सर्वे हो, आपको जो सरकार कल का की है, राज्य देश की सरकार का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, फिर सीएमआई का सर्वे हो, जो आंकड़े बताते हैं, वो तो आंकड़े मैंने मानेंगे आपके ना, सारे आंकड़े छोड़ सुन देते हैं। लिए। चलिए हम मान के चलते हैं कि आप नहीं मानते मैंने अनएम्प्लॉयमेंट आपके बड़ी समस्या है, मैंने लेकिन उसका आपके क्या सारे करें? आंकड़े सुन लिए। मैंने आपके सारे आंकड़े सुन जी। लिए। इस राज्य की आबादी कितनी है? 14 करोड़। और हम लोगों के फैसलों से 92 लाख और 50 लाख को जरा जोड़ दीजिए। इनको जोड़ने के बाद प्रति परिवार अगर इनकी निर्भरता कम से कम 4 सदस्यों पर है, तो शायद हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में ऐसी जमीन नहीं तैयार हुई है कि आने वाले 5 वर्षों में, हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, बिहार में कोई बेरोजगार नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ये एक विजनरी लीडर का सपना है और उस विजनरी लीडर ने बिहार को बदला। अंशुल अभिजीत, सुन लिया आपने, कुछ सवाल भी कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। हर घर आप आरजेडी के लिए भी असहज स्थिति बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा था, आप उनके पीछे लग चुके हैं। अंशुल अभिजीत, बड़ी अजीब बात है साहिल जी कि आप कह रहे थे कि हम सियासत से हटके मुद्दों की बात कर रहे हैं और वापस आप बार बार वो सियासत पे आ जा रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। मुद्दा तो मुद्दा ही रहता है ना। और ये बात नहीं है, ये पहले 2020 में भी बिहार में यही मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा। बड़ी अजीब बात है साहिल जी, मैंने यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे उनकी बात सुनी, अपनी वर्तमान की जो विफलताएं हैं उनको छुपाने के लिए अतीत में चले जाते हैं। हाँ, 20 साल पहले क्या हुआ, आपने क्या किया? अरे भाई, 11 साल से मोदी जी बैठे हैं यहां पर सरकार में, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त कर दी। एक बात बिल्कुल सच ये हुई, राजीव रंजन जी ने कहा ना कि भाई और मुल्कों में और राज्यों में तो यहां पर परेशानी तो है, बेरोजगारी है नहीं, क्यों नहीं है? अरे आपने ऐसी मुल्क की स्थिति बना दी, यहां पर नोटबंदी करके, जीएसटी लाके, जो एमएसएमईज हैं उनको ध्वस्त करके, पलायन यहां पर इतना ज्यादा हो रहा है। लॉकडाउन के बाद पलायन की स्थिति आपने देखी, जिस तरह से कफन बांध के निकले थे अलग अलग शहर में, बिहार की तरफ दम घुट गया लोगों का, दम तोड़ दिया लोगों ने, और जो पहुंच पाए उनकी क्या स्थिति थी। ये आज की बात नहीं है। यहां पर हमने एक तोहफे में 8% जीडीपी इस सरकार को दी थी, उसको विकृत कर करके, ये तो आंकड़े सच है ना, उसको विकृत कर करके यहां पर लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले 3.7 हो गई, और फिर तो संकुचन हुआ तो उसका तो पूछिए मत। तो बिहार की हालत, यहां पर 20 साल से आप मुख्यमंत्री बैठे हैं, यहां पर लोग इतने परेशान हैं, युवा इतना परेशान है, 8 करोड़ युवा है। मुसल्लापुर हाट में जाके देखिए, वहां पर जिस तरह से वो हुजूम है वो युवाओं का, कि किस तरह यहां पर एग्जाम दे और यहां से बाहर निकले। ये है बिहार की हकीकत। आपके सर्वे और जितने भी नकारात्मक आंकड़े हैं वो एक तरफ, यहां पर विवाद करेंगे वो मैं जानता हूं, सरकार के आंकड़े आप लेके आए हैं उस पर भी विवाद कर रहे हैं। यहां पर जो जर्जर स्थिति है और यहां पर जो पलायन की स्थिति है, उससे शिक्षा जुड़ी हुई है। शिक्षा के जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सारे नकारात्मक है। अरे लॉकडाउन के बाद, यहां पर सर्वे के बाद, छोटे प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो लिखना पढ़ना तक भूल गए हैं, उनको क्या नौकरी मिलेगी? कहां से नौकरी देंगे ये सरकार? आप कह रहे हैं व्हाइट पेपर आप निकालिए, राजीव रंजन और जी, सरकार की बात चलिए जवाब दे दीजिएगा। नहीं देखिए, और यहाँ पर जर्जर जो स्थिति है विद्यालयों की, आपने सवाल पूछा था उसका जवाब वो दे रहे हैं। राजीव रंजन जी, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मुझे विवेक कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनसुराज पार्टी से। कोरोना के समय का इन्होंने हवाला दिया है। अकेले कोविड-19 में बिहार ने 22 लाख प्रवासियों को वापस लाने और उनका स्किल मैपिंग के जरिए उनको रोजगार देने, क्वारंटाइन सेंटर्स, राशन और जो आधुनिक उपाय थे, उससे बिहार का एक मॉडल बना। और दूसरी तरफ मैं एक बात आपको बता रहा हूं, बिहार ने लगातार कोरोना के उस दौर में भी अगर 22 लाख लोगों को लाया, तो ज्यादातर लोग बिहार में अपनी हुनर की पहचान कराने के बाद बिहार में आज काम कर रहे हैं, जिन्हें आपकी सरकारों के दौर में बिहार छोड़ना पड़ा, सरकारी आंकड़े पर सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें भी हम ला रहे हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप अतीत में क्यों जाते हैं? आप इतिहास की बात, तो अभी तो दायित्व आपका है राजीव जी। अतीत क्या है? क्या किया हिमाचल अतीत है आपका, निकाला हिमाचल अतीत है। नहीं अरे आप मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था।
लेकिन आप मैं आपसे बताइए, सवाल पूछ रहा हूँ कि अरे हिमाचल, बिहार की बात हो रही है, कर्नाटक, आप तेलंगाना, बिहार पे व्हाइट ये पेपर आपका दिखाइए, अतीत है या वर्तमान है? मुझे नहीं पता 10 लाख 6 नौकरी कहाँ गई। दशकों का आपका शासन अतीत हो सकता है। अरे देश को कोई राजीव जी, उम्मीद भी अभी की आपसे बात नहीं हो थी। रही है, लेकिन अभी मुझे जो एक बात वर्तमान बता में जो दीजिए, बर्बादी दिखाई आप दे रही सवाल है, जो पूछने तबाही के दिखाई दे रही पहले है, आप उन सवालों के कसौटी पर आप कहाँ उतर रहे हैं खड़े? आप पहले अपनी अरे हम बात विपक्ष बताइए में है, कि आपका क्या दायित्व किया है। बिहार में मोदी आपने, जी के, आप कहते क्या हैं डबल किया इंजन पूरे देश सरकार है, में, तो किधर है क्या डबल कर इंजन रहे हैं सरकार? हिमाचल में, क्यों क्या ऐसे कर रहे हैं आप नकारात्मक कर्नाटक आंकड़े? में, क्या अरे कर फिर रहे हैं आप चलिए। तेलंगाना में? हिमाचल विवेक की कुमार बात हमारे साथ करेंगे, जुड़े हुए हैं जन स्वराज्य पार्टी की तरफ से। जरा बेरोजगारी पर स्टिक ऑन रहते हैं, भले सी वोटर का सर्वे माने या ना माने, लेकिन आज की स्थिति में लोग अगर कह रहे हैं कि अभी भी बेरोजगारी का मुद्दा है। 2005 में मुझे याद है कि जब नीतीश कुमार आए थे और पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने यह कहा था कि पलायन रोकने की हमारी पूरी तरीके से कोशिश होगी। वहां से लेकर अब जब बिहार के बजट में कहा गया कि जो बाहर बिहार के लोग रहते हैं उनके लिए हम वहां पर केंद्र खोलेंगे, वो 20 साल में ये भी चीजें हुई है और उसके पहले जंगल राज की बात की जा रही थी। चलिए, फिलहाल विवेक कुमार हमारे साथ में है जन स्वराज पार्टी की तरफ से। विवेक कुमार जी, आप भी बता दीजिएगा आपके पास क्या प्लान है। 5 साल पहले आपके नेता प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को ही यहां पर मुख्यमंत्री कैसे बनना चाहिए उसके लिए उनको मदद कर रहे थे। आज 5 साल के बाद वो कह रहे हैं कि वो इनएफिशिएंट है और उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर आपकी पार्टी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या साहिल जी? जी बिल्कुल आ रही है, आप बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। काफी इंतजार करना पड़ा, बस 2-3 मिनट मुझे दीजिएगा। पहले तो साहिल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछते हैं, मेरा एक जो बहुत पर्सनल दुख रहा है बिहार को लेकर कि बिहार का पॉलिटिकल डिस्कोर्स इतना नीचे गिर गया है कि जो भी प्रवक्ता आता है वो कुछ भी उजूल फिजूल की बात करता है एंड दे कैन गेट अवे विथ इट। तो थैंक यू सो मच कि आप वो सवाल पूछते हैं। अब मैं किसी पार्टी पे बात नहीं करूंगा क्योंकि बिहार में तो जितनी भी पार्टियां आई हैं उनका रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड तो दिख ही रहा है। मैं 4-5 सवाल रखना चाहूंगा क्योंकि ये सारी पार्टियां एक हैं। आप बताइए, अगर मान लें इन सब की बात कि इन्होंने बिहार में विकास किया है, उसके बाद भी बिहार आज अनएम्प्लॉयमेंट में 28वें रैंक पर है, शिक्षा में नीचे से 4थे स्थान पर है, ऊपर से नहीं नीचे से। बिहार में 8 करोड़ लोग 100 रुपए से ज्यादा नहीं कमाते हैं। बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1/3 है नेशनल पर कैपिटा। किस तरीके का विकास हुआ है? बिहार का जो अभी कास्ट सर्वे कराया उसमें बता रहे हैं कि मात्र 7% ग्रेजुएट हैं और ये सारे लोग जो आप कह सकते हैं समाजवाद के पुरोधा हैं, ये सारे लोग ये बताएं कि उन जो समाज पीछे छूट गया है, चाहे वो ओबीसी हो, ईबीसी हो, एसटी एससी हो या मुसलमान वर्ग के लोग हों, इन सब के बच्चे कम की विकास की धारा चुनाव का समय आया है तो ये लोग कॉपी पेस्ट की तरह प्रशांत किशोर जी ने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जनसुराज का है साहिल जी, कि वो मुद्दे जो बिहार के मुद्दे हमेशा से रहे हैं, पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, उन मुद्दों को सरफेस अप किया है। ये मुद्दे जनता के बीच में हमेशा से रहे हैं, लेकिन सरफेस अप करने का काम जनसुराज और प्रशांत जी ने किया है। जिस कारण से जो पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर आती थी, चुनाव के 3 महीने पहले जहर घोलती थी, चुनाव जीती थी, वो पार्टी को मजबूरी में आज जिस तरीके से बिहार की जनता मजबूरी में पलायन कर रही है, उसी तरीके से इनकी मजबूरी बन गई है कि अब ये लोग कम से कम बेरोजगारी पलायन पे चलिए, कम से कम बेरोजगारी की बात हो रही है। विवेक कुमार के साथ में हमारा सिग्नल इशू आ रहा है, लेकिन ये जनसुराज एक तरीके से एक्स फैक्टर बन सकता है क्या? जरा एक बार देख लेते हैं 2024 के जो बाइपोल हुए हैं, 2020 के असेंबली चुनाव के मुकाबले अगर हम देखें तो इंडिया अलायंस का वोट प्रतिशत बाइपोल्स में 10% से घटा। एनडीए का जो वोट शेयर है वो 9% से बढ़ गया। 31.5% एनडीए को वोट मिले थे, 40.8% बाइपोल्स में एनडीए को मिला। इंडिया अलायंस का 31% रह गया। वही जनसुराज्य पार्टी इस बाइपोल में जनसुराज्य पार्टी को 10.1%, 10% वोट शेयर यहां पर मिला। जिन मुद्दों की बात लेकर
यहां पर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी सड़क पर उतरी है। भले आरजेडी कह रही है कि पिछले चुनाव में भी हमने यही मुद्दा उठाया था, तेजस्वी यादव भी वही कह रहे हैं, अब कांग्रेस की भी यही भूमिका निकल चुकी है। लेकिन वीरेंद्र कुमार, क्या युवा नेतृत्व में आज की स्थिति में, बिहार की आज की स्थिति, युवाओं को लेकर बेरोजगार की स्थिति, यही मुद्दा इसके वजह से बनता जा रहा है? और हम देख रहे हैं कि बाइपोल में क्यों ना हो, लेकिन जनसुराज 10% वोट प्रतिशत तक पहुंच चुका है। साहिल जी, ये रोजगार पे चर्चा हो रही है और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन रोजगार में एक तरफ जब इस बजट में एक बहुत बड़ा एलोकेशन बिहार के लिए हुआ, तो वहां पे निश्चित तौर पर उस पैसे का खर्च भी हो रहा होगा। तो ये जो रोजगार की बात है, ये सिर्फ सरकारी है या अन्य क्षेत्रों में भी है? अगर पैसे बिहार को सबसे ज्यादा मिले हैं, खर्चे और विकास का काम सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है, तो रोजगार के अवसर भी सबसे ज्यादा बिहार में पैदा हो रहे होंगे। ये तो बिहार के दर्शक भी समझ रहे होंगे और आपके टीवी चैनल के माध्यम से देश के लोगों को भी बताना चाहता हूं। लेकिन एक नैरेटिव सेट करना कि रोजगार हम देंगे, आप रोजगार किस तरह से दीजिएगा जरा ये बताइए। जब बच्चों को शिक्षित करने की बात थी, तब आपके आइडियाज थे चरवाहा विद्यालय के, और उस सरकार में शामिल थी ये कांग्रेस पार्टी, जो आज यात्रा कर रही है रोजगार के लिए और पलायन रोकने के लिए। और पलायन भी कब हुए थे? जब यहाँ पे लोग नौकरी करने वाले, जिनको रोजगार मिली हुई थी साहिल जी, वो भी बिहार छोड़ के जा रहे थे। और सिर्फ रोजगार करने वाले नहीं छोड़ के जा रहे थे, पूंजी का भी पलायन हो रहा था। जो लोग बड़े बिजनेसमैन थे, बैंक के ब्रांच यहाँ से बंद होके और कहीं और जा रहे थे, पूंजी यहाँ से जमा लोग करते थे पैसे, और वो पैसे कहीं अन्य जगह पे जाते थे। लेकिन आज ये इसके लिए यात्रा कर रहे हैं, और ये कोई नए मुद्दे को तो लेकर के आए नहीं है। तो राहुल गांधी जी भी इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा में, तो अभी 20 साल में स्थिति बदल गई है ना पूरी, तो वो भी बता दीजिएगा किस तरीके से बदली है। शिक्षा के बारे में वीरेंद्र कुमार जी, जरा 20 साल में स्थिति कैसे बदल गई वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो आंकड़े कहते हैं कि आज भी बिहार में सेकेंडरी स्कूल में 26% से ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है स्कूलों में। आज की स्थिति में भी 9% से ज्यादा बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। साहिल जी, फिर आप जब कहेंगे कि पुराने दिनों की याद आप लोग कराते हैं, नए बातों को नहीं करते हैं, लेकिन कैसे उसको छोड़ दिया जाए जो हमारा करिए, पुराने दिनों की याद करिए, लेकिन आज की भी बात करिए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं ना कि उससे बिना कोरिलेट किए हुए ये बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है। कि जब वहां पर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करता था, आज के समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज के समय में एम्स, आज के समय में होटल मैनेजमेंट, IIM जैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप पूरे पटना में जाकर के देख लीजिए, और बिहार के हर जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं और वो भी रोजगार पा रहे हैं, और सबों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। लेकिन राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि एक्सरे करेंगे। हम समाज का एक्सरे करना चाहते हैं। दो तरह की बातें करते हैं। आप एक्सरे कर रहे थे तो मोदी जी ने एक्सरे कराया, चिराग जी ने और नीतीश जी ने एक्सरे कराया, आपकी बात को माना, और उस एक्सरे में आप कांग्रेस पार्टी जैसी और उनके गठबंधन वाली पार्टियों जैसी विषाणु निकला, अंदर में रोग दिखा, और उस रोग को जनता के सामने बताया कि देश को अगर बढ़ने में कोई कहीं खोखला कर रहा तो ये इतनी पार्टियां, यही यहाँ के लोकतंत्र का रोग है। लोगों ने इस रोग को दूर किया पिछले 15 वर्षों से देश में और 20 वर्षों से बिहार में। आज फिर ये कन्हैया कुमार के भरोसे अगर चाहते हैं कि बिहार की नैया पार लग जाए, ये संभव नहीं है। और बिहार के एक एक युवा जो नए हैं, जिस तरह से 15 अगस्त और पुरानी बातों को कहते हैं कि मत आप याद करिए, भाई अंग्रेज को हम कैसे भूल सकते हैं जिसने हमारे देश को गुलाम किया था, जिसने बिहार के किसानों का नरसंहार करवाया हो। विवेक कुमार, अगर आप जुड़ चुके हैं तो आप इस पर बात कर सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है क्या? विवेक कुमार, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपने सुना कि क्या कह रहे हैं वो, बोलिए। बिल्कुल मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आपको आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, मैं ये बोल रहा था कि बस एक छोटा सा पॉइंट मैं देना चाह रहा था कि कई सारे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 40, 50, 60, 70 साल कांग्रेस रही, राजद रही, हम लोग अभी विकास कर रहे हैं। अरे तो आप भी तो 20 साल से हैं, आप भी तो 20 साल से हैं, आपके राज्य में भी तो बिहार पलायन में सबसे नंबर 1 है। और 2-3 बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि राजद की सरकार 15 साल रही और उन्होंने बिहार को पलायन में नंबर 1 कर दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया, और उसके बाद की जो सरकार आई उन्होंने इस लेगेसी को बराबर से मेंटेन किया है और एक स्टेप आगे ही चले गए हैं। पलायन का सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो बिहार में अभी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो 80% लोग पलायन कर रहे हैं वो भूमिहीन लोग हैं,
किसी सरकार ने भूमि सुधार की बात यहाँ पर नहीं की है, न लालू जी की है ना नीतीश जी ने किया है। यहाँ पर आप देखेंगे बिजली को लेकर कितना भ्रष्टाचार है। तो किस विकास की लोग बात कर रहे हैं, ये समझा दें अच्छे से एक बार। ये कुछ भी बोलकर चले जा रहे हैं। नेट माइग्रेशन में बिहार नंबर 1 है साहिल जी, नंबर 1। कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पे देखा, किसी प्रवक्ता ने आके कहा केरला से सबसे ज्यादा माइग्रेशन है, बिहार तो पीछे है। बताइए हम लोग ये बर्दाश्त कर लेते हैं। किसी ने कहा कि माई बहन योजना कर देंगे, 2500 दे देंगे, 1,80,000। बिहार का डेवलपमेंट बजट है 1,70,000 करोड़, उसमें 1,80,000 दे देंगे। ये बोल रहे हैं 10 लाख नौकरी दे दिया इन्होंने। सरकारी नौकरी 1.97% होता है साहिल जी, 1.97%। चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक 23 लाख नौकरियां होती है, उसमें 10 लाख नौकरी कैसे दे देंगे? ये एकदम बिहार को सिरे से बेवकूफ बना रहे हैं। यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। 40 साल से विकल्प के अभाव में लालू जी से डरकर भाजपा को बेसिक मुद्दे विवेक कुमार यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू जी से डर के भाजपा को, भाजपा से डर के लालू जी को, विकल्प के अभाव में बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे थे। अब ये बेवकूफ नहीं बना सकते। हद हो गया यार, बेवकूफ हद हो गई। तरह नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। सरकारी नौकरियां इसमें ज्यादा से ज्यादा किस तरह से ये बोल रहे हैं। पलायन इन्हें पता है कि बिहार चौथे नंबर पर है। अरे वही तो वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों का प्रतिशत 1.97% होता है। अगर हम लोग नौकरियां गिने तो 2015 के पहले बिहार की धरती पर साहित्य के लोग हैं, साहित्य पढ़ के आते हैं, कहीं से अच्छी कहानियां नरेंद्र मोदी जी के चुनावी रणनीतिकार थे और उसके बाद नीतीश कुमार जी के रणनीतिकार थे। देश के अलग अलग राज्यों में पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे लेकर के सेवाएं देते रहे। क्या बिहार के लिए दर्द था? सबसे पहले तो बिहार को छोड़कर नहीं है तो ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। जब कंटेंट हो गया, कंटेंट खत्म हो गया, पर्सनल अटैक कर रहे हैं साहिल। ये सारा अभियान चल रहा है तो गांधी मैदान में जनता ने नकार दिया आपको। आपकी रैली मुद्दे पर बात करेंगे ना, उनकी सेवा तो आपने भी ली थी। मैं तो वही कह रहा हूं कि इसमें इनका बिहार की जनता के लिए इनकी व्यथा, इनका जो दर्द है, इनकी जो पीड़ा है, ये आपको मौसमी नहीं दिखती है कि ये टीएमसी के लिए भी वही दर्द है इनको। विवेक कुमार जल्दी से जवाब, उसके बाद धीरेन्द्र कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। जल्दी से विवेक कुमार। मैं एक बार कह रहा हूं कि एक बार मैं वीडियो ऑन कर देता हूं। बिहार की जनता ने नकारा नहीं है, बल्कि बिहार की जनता ने कहा है कि अब विकल्प के अभाव नहीं है और अब जनता का आ जाएगा, जनसुराज नहीं आएगा। पूरा गांधी मैदान जनसुराजमय है, पूरा पटना जनसुराजमय है। आप कहीं चले जाइए, आप 4-4, 5-5 घंटे जाम में फंसे हुए हैं, गांधी मैदान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। पर ये झूठ। धीरेन्द्र कुमार जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, डॉक्टर आजिया लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से धीरेन्द्र कुमार। कंटेंट है नहीं, जिस पलायन को ये गलत दिशा में दिखला रहे हैं, इन 20 वर्षों का जो पलायन जिसको नहीं कहिए, रोजगार में इतने समृद्धि इनको लोगों को आई है कि आज वो अपने धन की बढ़ोतरी करने के लिए, अपने हुनर से, अपने स्किल डेवलपमेंट से, वो अन्य प्रदेशों में जिस तरह से पंजाब के लोग आज पूरे विश्व में जाकर के और अपने हुनर के बदौलत अपने पैसा बना रहे हैं, बिहार के लोग भी मेहनती युवक आज बिहार के अन्य प्रांतों में, देश के अन्य प्रांतों में जाकर बिल्कुल मेहनती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप अगर सरकार के आंकड़े झुटलाना चाहते हैं, जरा पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे, डॉक्टर आजिया लोग आप ही बता दीजिएगा क्या होता है। आप ही के सरकार के आंकड़े जिसमें बिहार अभी भी निचले पायदान पर है। डॉक्टर आजिया लोग जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद चित्तरंजन गगन जी भी इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर आजिया लोग। अरे ये किसने कहा है कि बिहार, ये किसने कहा साहिल जी इस पूरे डिबेट में आज तक, अभी तक, या आज़ादी से लेकर आज तक कि बिहार एकदम अग्रणी राज्यों में आ गया? ये हमारा प्रयास है कि बिहार को अग्रणी लाएं। और जो अभी कह रहे थे धीरेन्द्र जी कि 2005 से लेकर अभी तक की यात्रा कहां तक हुई, ये जानना जरूरी है। और मैं अपने मित्रों को एक सलाह देना चाहता हूं, लोजपा हो जाए, जेडी हो जाए, राजनीतिक व्यवसायियों को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए, उन पर समय व्यर्थ मत कीजिए। अब मैं ये बताता हूं, आरजेडी, अभी आप ये कह रहे थे कि 45 हेलीकॉप्टर घूम रहा था तेजस्वी के खिलाफ। 45 हेलीकॉप्टर क्या पार्क करने की जगह है पटना एयरपोर्ट में? कुछ भी बोलते हैं। अमित शाह आ गए यहाँ पे चुनाव प्रचार करने 2020 में। माननीय गृह मंत्री एक बार भी बिहार नहीं आए थे 2020 में, पता कर लीजिएगा जाके। उसी तर्ज पर है, झूठ का बात बोल रहा है। भी ज्यादा भरोसा ऐसा नहीं कह रहे हैं। धरना कुछ नहीं है, आज की स्थिति में धरना कुछ नहीं है। चलिए, मेरा समय खत्म हो गया आज की स्थिति में, लेकिन यह बात तो जरूर है कि जब बिहार की बात होगी तब जाति जनगणना की बात होगी, तो उसके साथ साथ बेरोजगारी की भी बात होगी, उसके साथ साथ आर्थिक नीतियों की भी बात होगी, क्योंकि आज की स्थिति में भी
बिहार एक बीमारू राज्य के रूप में आर्थिक स्थिति में देखा जाता है और इसी बात को लेकर अगर चुनाव में चर्चा होती है तो इससे बड़ा मुद्दा और कुछ नहीं हो सकता।